नमस्कार साथियों, आज से शुरू कर रहे हैं नई सीरीज स्टॉक मार्केट का इतिहास, जिसमें आप सबका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार बियर मार्केट के इस चैनल पर सिखाने जा रहा हूं स्टॉक मार्केट का इतिहास। दुनिया के स्टॉक मार्केट के इतिहास पर नजर डालें तो यह करीबन 13वीं शताब्दी के आसपास शुरू हुआ होगा, ऐसा माना जाता है। विनीसियन साहूकारों द्वारा अन्य उधारदाताओं और व्यक्तिगत निवेशकों को ऋण के मुद्दे को बेचना शुरू किया। 15वीं शताब्दी आते आते बेल्जियम का स्टॉक एक्सचेंज विशेष रूप से प्रोमिसरी नोट्स और बॉन्ड्स में डील करना शुरू किया। 16वीं शताब्दी आते आते बहुत सारी कंपनियां बनने लगी जो स्टॉक जारी करने लगी। इतिहास में नजर डाले तो ऐसा माना जाता है कि पहले के जमाने में व्यापार करने के लिए जहाज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती थी। जहाज़ बनाने का काम और उसकी लागत बहुत ज़्यादा आती थी। यह जहाज़ दरियाई मार्ग से एक देश से दूसरे देश में जाते थे। उस समय जहाज़ों का डूब जाना, जहाज़ों का लूट जाना, जहाज़ों का परत नहीं आना, इन सब के कारण जहाज़ों के मालिक और कंपनियों को बहुत रिस्क रहता था। उस समय की एक डच कंपनी ने लोगों को बताया कि आप हमारे जहाज़ में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो ये जहाज़ माल सामान लेके जाएंगे और परत आएंगे, और जो भी प्रॉफिट होगा उसमें आपको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको प्रॉफिट दिया जाएगा। अगर यह जहाज़ नहीं आते और डूब जाते हैं, उस परिस्थिति में उतना पैसा आपको लॉस के रूप में उठाना पड़ेगा। यह सोच के साथ बिजनेस शुरू हुआ, लोग उसमें पैसा इन्वेस्ट करने लगे, कंपनियां बड़ी बनती गई और पूरी दुनिया में कारोबार करने लगी। इस तरह शुरुआत हुई होगी, ऐसा माना जाता है। यह सोच उस समय रही होगी। जब आज की परिप्रेक्ष्य में ये बात करें तो शेयर मार्केट के मूल को समझने की कोशिश करते हैं, तो आज भी कोई शेयर खरीदने की बात करता है या खरीदता है, उसका सीधा साधा मतलब होता है उस कंपनी या कारोबार के अंदर उतने रुपये की इक्विटी खरीद रहा है, यानी हिस्सा खरीद रहा है। अगर यह कंपनियां प्रॉफिट करेगी तो उसके हिस्से के हिसाब से उसको प्रॉफिट देगी। अगर कंपनियां लॉस करती है और प्रॉफिट कम आता है तो उसके शेयर के रेट्स ज़्यादा बढ़ते नहीं है। यही बेसिक सिद्धांत के साथ आज का शेयर बाजार काम कर रहा है। ग्लोबली शेयर मार्केट और भारतीय शेयर मार्केट की स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं तो यह समझ आता है कि आज के समय में दुनिया के स्टॉक मार्केट को देखें तो दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की हम बात करें तो वो आज के दिन वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क सिटी यूएस के अंदर स्थित है, जिसकी स्थापना 8 मार्च 1817 को हुई थी। आज की डेट में यह दुनिया का फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज है। इसके इतिहास के ऊपर एक नज़र डालें तो यह 1792 में वॉल स्ट्रीट के बाहर वुडन बटनवुड पेड़ के नीचे ब्रोकर लोग इकट्ठा होते थे, वहीं अपना कामकाज करते थे। धीरे धीरे उसी जगह पर लोग धीरे धीरे बढ़ने लगे और ये जो समूह रहा आगे चल के 18 मार्च 1817 को एक संगठन बना, जिसके कुछ नियम बने और यह समूह का नाम रखा गया न्यूयॉर्क स्टॉक एंड एक्सचेंज बोर्ड। आज के दिन के अंदर यूएस की बड़ी सभी कंपनियां न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट कैप $22.64 ट्रिलियन है, जिसके अंदर 2400 कंपनियां लिस्टेड है। दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है नास्डैक, जो न्यूयॉर्क सिटी के यूएस के अंदर स्थित है, जिसका मार्केट कैप है $16.24 ट्रिलियन, जिसमें यूएस की सभी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां लिस्टेड है। तीसरे नंबर पर है शंघाई स्टॉक एक्सचेंज, जो चाइना में स्थित है, जिसका मार्केट कैप है $6.7 ट्रिलियन, जिसमें चाइना की सभी बड़ी कंपनियां लिस्टेड है। 4 नंबर पर है यूरो नेक्स्ट यूरो स्टॉक एक्सचेंज, जो $6.06 ट्रिलियन है। 5 नंबर पर है जापान स्टॉक एक्सचेंज 5.3 ट्रिलियन। 6 नंबर पर है शेंजिन स्टॉक एक्सचेंज चाइना 4.7 ट्रिलियन। 7 नंबर पर है हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज 4.56 ट्रिलियन। 8 नंबर पर है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया 3.34 ट्रिलियन। 9 नंबर पर है LSE ग्रुप यूके एंड इटली 3.10 ट्रिलियन। 10 नंबर पर है सऊदी स्टॉक एक्सचेंज सऊदी अरबिया $2.3 ट्रिलियन। यह सब यूएस डॉलर में बताई गई बातें हैं। आज हम पूरे दुनिया की बात करें कि इक्विटी मार्केट में पूरी दुनिया का कितना हिस्सा है, तो मोटा मोटी समझे तो पूरी दुनिया $108 ट्रिलियन के साथ आसपास है। जिसमें से जो बात हुई है मेजर 10 एक्सचेंजेस, उसका ग्लोबली मार्केट के अंदर 80% जितना हिस्सा है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज एंड नास्डैक स्टॉक एक्सचेंज 46 मार्केट शेयर्स रखते हैं। यह सारी बातें सुनने के बाद आपको भी लग रहा होगा कि हम भारतीय पीछे हैं, ओनली 3.3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, ऐसा क्यों? यह आज आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा। उसको समझने की कोशिश करते हैं। यूएस की पॉपुलेशन, अपने जो पीपल है यूएस के, वो अपने स्टॉक मार्केट के अंदर 55% इन्वेस्ट करते हैं।
उनका इन्वॉल्वमेंट है स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा रहता है। हमारे देश के अंदर 4% के आसपास पीपल स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। यह सबसे मेजर डिफरेंस है। दूसरी चीज़ें, हमारे यहाँ फाइनेंस को लेके लोगों को इतना एजुकेट करने वाली कोई चीज़ें नहीं है। भारत के अंदर जब एफआईआई अपने स्टॉक मार्केट के अंदर पूरी एंट्री ले लेते हैं, मार्केट ऊपर की ओर जाता है, तभी हम भारतीय लोग स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। लेकिन काफ़ी समय से यह कल्चर चेंज हो रहा है, न्यू जनरेशन इन्वॉल्व हो रही है, लोग समझने लगे हैं। जो एक बड़ा रीज़न है कि जो डेवलप नेशन होते हैं उसका एक बेनिफिट रहता है। उस देश के जो एक्टिव पीपल होते हैं वो स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। उनकी भागीदारी भी उस देश को आगे लाने की सबसे ज़्यादा होती है। और जिस देश की प्रजा उसके देश को आगे लाने के लिए एक्टिव रहती है, वही देश आगे जाता है। जो डेवलपिंग नेशन होते हैं वहाँ एक्टिव पीपल जो रहते हैं वो स्टॉक मार्केट में इतना इन्वेस्ट नहीं करते हैं और नेशन बिल्डिंग में उतना पार्टिसिपेट नहीं रहता है। अगर डेवलपिंग नेशन को डेवलप नेशन बनना होगा तो स्टॉक मार्केट में अपना हिस्सा बढ़ाना होगा, लोगों को एजुकेट करना होगा, स्टॉक मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना होगा और जोड़ने की कोशिश करनी होगी। अब हम भारत की बात करें तो दुनिया में हमारी मार्केट कैप 3.3 ट्रिलियन US$ है और भारत के लोगों की पार्टिसिपेशन अंदाजित 4% के आसपास है। भारत के स्टेट की बात करें तो पहले नंबर पर महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, इन सबका इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग का पार्टिसिपेशन रहता है। बाकी स्टेटों का उतना पार्टिसिपेशन नहीं रहता, जिसके कारण जो मार्केट को ऊपर ले जाना चाहिए, नेशन को आगे ले जाना चाहिए, सबका साथ सबका विकास तभी हो सकता है कि जब मार्केट का विकास होगा। अब भारत विविध कल्चर वाला देश है, उसलिए काफ़ी स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा होती है, काफ़ी स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा होती है। दक्षिण की ओर आप जाएंगे तो वहाँ के लोगों का फोकस इन्वेस्टमेंट पर सबसे ज़्यादा रहता है। गुजरात की ओर आएंगे तो आपको ये ट्रेडिंग के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकसेबल रहते हैं। भारत के स्टॉक मार्केट की बात करें तो भारत के अंदर सबसे बड़े 2 स्टॉक एक्सचेंजेस है, एक है BSE और एक है NSE। अब हम समझते हैं BSE क्या है। BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात करें तो 1850 के अंदर टाउन हॉल मुंबई के बाहर ब्रोकर लोग इकट्ठा होते थे, वहीं से काम करते थे। वही जगह पर ब्रोकरों का एक समूह बना जो 1875 में यह समूह ने अपना नाम रखा द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन। यही समूह आगे चल के बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के रूप में जाना जाता है। भारत जब आज़ाद हुआ और 56 में भारत सरकार ने एक एक्ट बनाया, द सिक्योरिटी एक्ट 56 बना, जो स्टॉक एक्सचेंज के लिए लागू किया गया। 1978 के अंदर BSE का बेस बना 100। सेंसेक्स की रचना 1986 के अंदर हुई, जो बेस लिया गया 1978 का, जो 100 पॉइंट का था। 1990 में सेंसेक्स 1000 को टच किया और आज 2023 में जब हम ये वीडियो बना रहे तब मार्केट का हाई लगा है 63,585 को टच किया हुआ है। आप समझ सकते हैं 1978 में के 100 रुपये से शुरू हुई ये चीज़ आज 63,000 के पार है। BSE ने अपने आप को डेवलप करते हुए 95 से फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक मोड में आ गई। उससे पहले जिसको भी शेयर खरीदना होता था वो उसको BSE की ऑफिस जाके ब्रोकर के माध्यम से शेयर खरीद सकता था। वहाँ पर रिंग होती थी जिसमें जॉबर होते थे। ये सब आप स्कैम हर्षद मेहता वेब सीरीज में अच्छे से देख सकते हैं। आज हम इंटरनेट के माध्यम से शेयरों को बाय और सेल बहुत आसानी से कर सकते हैं। BSE के अंदर देश की 30 लार्ज कैप कंपनियां हैं। यह कंपनियों के समूह को सेंसेक्स कहा जाता है। इन सबको मिला के सेंसेक्स बना है। आज की डेट में फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन है और द सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 के तहत यह कार्यरत है। BSE के अंदर 5300 कंपनियां लिस्टेड है। इसी तरह हमारा एक दूसरा स्टॉक एक्सचेंज है जिसको हम NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के रूप में जानते हैं, जो मुंबई के अंदर स्थित है। ये दुनिया का सबसे बड़ा फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टॉक एक्सचेंज है। उसके इतिहास के बारे में समझने की कोशिश करें तो 91 के अंदर फिरवानी कमेटी ने NSE को भारत के अंदर बनाने के लिए रेकमेंड किया था। 92 के अंदर ये बॉडी बनी। 93 में NSE को मान्यता मिल गई और 94 के अंदर उसने अपना कारोबार भारत के अंदर होलसेल डेप्ट मार्केट से शुरू किया। आगे चल के NSE कैश मार्केट के सेगमेंट में कार्यरत हुई। NSE के निफ्टी 50 में भारत की टॉप 50 कंपनियां लिस्टेड है। ये 50 कंपनियों का जो समूह है उसको निफ्टी 50 कहते हैं और उसके वेट के हिसाब से जो प्राइस बनता है उसको निफ्टी की प्राइस कहते हैं, जो आज 18,000 के आसपास है। निफ्टी का जो बेस है वो 95 में 1000 को माना गया है और आज ये 18,000 के आसपास है। आप समझ सकते हैं कि कितना ग्रो किया है। निफ्टी में करीबन 2400 कंपनियां लिस्टेड हैं। भारत के अंदर 31 जनवरी 1992 के दिन
सेबी की स्थापना हुई, जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। सेबी भारत के पूरे फाइनेंस मार्केट को नियंत्रित करती है। इसका मेन उद्देश्य भारतीय सिक्योरिटीज मार्केट को नियंत्रित, मॉनिटर और मैनेज करना है। मुख्य उद्देश्य निवेशकों के हितों की सुरक्षा करना, उनके लिए नियम बनाना और विनिमय में शामिल होना, सुरक्षित निवेश का वातावरण कैसे बढ़े उसके लिए प्रयास करना है। मोटा मोटी समझा जाए तो भारतीय बाजार के अंदर विनिमय कैसे होगा और कोई क्राइम करेगा तो उसको क्या प्रावधान होंगे, उसके लिए सेबी हमेशा अलर्ट रहती है। भारतीय बाजारों में हर्षद मेहता स्कैम, सत्यम स्कैम, केतन पारेख स्कैम, नीरव मोदी स्कैम, मेहुल चोकसी स्कैम जैसे स्कैम ना हो और निवेशकों का पैसा बर्बाद ना हो, इसको रोकना और नियंत्रित करने का काम सेबी करती है। सेबी अपना काम बहुत अच्छे से करती है। भारत के स्टॉक मार्केट में किसको शेयर खरीदना हो तो किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत रहती है। सबसे पहले आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, एक ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए, एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। उसके लिए एक मोबाइल नंबर, आधार कार्ड और पान कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, पान कार्ड और आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। सारी चीज़ें, तीन चीज़ें एक दूसरे से लिंक होनी चाहिए। काफ़ी बैंकें 3-in-1 अकाउंट खोलती है। बहुत सारे डिस्काउंट ब्रोकर और फुल टाइम ब्रोकर ये अकाउंट खोल के देते हैं और वो आपके ब्रोकर के रूप में काम करते हैं। रिटेल इन्वेस्टर को शेयर खरीदने के लिए ब्रोकर का होना बहुत जरूरी है, जहां पर बाई और सेल को एक प्लेटफॉर्म पर लाता है और वहीं पर बाय और सेल होता है। यह कामकाज करने का ब्रोकर आपसे चार्ज लेता है, जिसको हम ब्रोकरेज कहते हैं। यहाँ पर खरीदे हुए शेयर आपके डीमेट अकाउंट में चले जाते हैं, जो CDSL या NSDL ऊपर आपका डीमेट अकाउंट होता है। वहाँ पर ये शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहते हैं। भारत के अंदर कौन से बाजार के अंदर शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं, उसके लिए स्टॉक मार्केट के अंदर 2 मार्केट होते हैं। एक है प्राइमरी मार्केट, एक है सेकेंडरी मार्केट। किसी भी कंपनी को अपने शेयर बेचने हैं तो वो पहले रेगुलेटर से उसको पास करवाना पड़ेगा, उसको सारी कंडीशनें फिल करनी पड़ेगी। उसके बाद वो एक प्राइस, मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस के द्वारा वो प्राइमरी मार्केट में अपने शेयरों को सेल कर सकता है। प्राइमरी मार्केट में जिन्होंने ये शेयर खरीदे हैं वो सेकेंडरी मार्केट में जाके उन शेयरों को बेच सकते हैं। भारत का दूसरा सेकेंडरी मार्केट है, जिसमें ये प्राइमरी मार्केट से खरीदे हुए शेयर बेचे जाते हैं। सेकेंडरी मार्केट के शेयर्स डिमांड और सप्लाई के हिसाब से अप एंड डाउन होते हैं। जब डिमांड ज़्यादा होती है तो शेयर के भाव ऊपर जाते हैं, जब डिमांड कम होती है शेयर के भाव नीचे आते हैं और निरंतर यह मार्केट चलता रहता है। जिनके पास कंपनी के शेयर ज़्यादा होते हैं वो कंपनी के डिसीजन मेकर होते हैं, जिसको हम कंपनी के मालिक भी कह सकते हैं। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि भारतीय बाजार के अंदर कितने सेक्टर हैं और उसका रोल क्या है। अब जो बात करेंगे वो NSE के डेटा के आधार पर होगी। NSE में फाइनेंस के सेक्टर का पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, जिसमें बैंकिंग और NBFC का पार्टिसिपेशन 37.92% है। सेकंड नंबर पर IT सेक्टर है, जिसका पार्टिसिपेशन 13% के आसपास है, जिसमें TCS, इन्फोसिस, विप्रो, HCL जैसी कंपनियां आती है, जिसका मार्केट कैप 40 लाख करोड़ के आसपास माना जाता है। तीसरे नंबर पर है ऑयल एंड गैस कंज्यूमर फ्यूल, उसका पार्टिसिपेशन 12% के आसपास माना जाता है, जिसमें रिलायंस, ONGC जैसी कंपनियां आती है। 4 नंबर पर है FMCG 9.97%, जिसमें ITC, हिंदुस्तान लीवर, नेस्ले जैसी कंपनियां आती है। 5 नंबर पर है ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स 5.82%, जिसमें मारुति, टाटा मोटर्स, महिंद्रा जैसी कंपनियां आती है। ऐसे भारत में 14 सेक्टर बनाए गए हैं, जिसमें उस लाइन की कंपनियों को सेक्टर वाइज डाला गया है। उससे हमको ये समझ आ चुका है कि सारी कंपनियों को अलग अलग हिसाब से उसको उस सेक्टर के अंदर रखा गया है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि NSE के ऊपर कौन से शेयरों का कितना वेट है। उसका मीनिंग होता है कि ये शेयर की ताकत मार्केट पर कितनी है। निफ्टी पर रिलायंस का 10.28% वेट है, HDFC बैंक 8.78%, ICICI बैंक 8.15%, HDFC 5.88%, इन्फोसिस 5.79%, ITC 4.8%, TCS 4.15%, कोटक बैंक 3.64%, L&T 3.28%, एक्सिस बैंक 3.08%। ये शेयरों की कीमतें ऊपर जाएंगी तभी निफ्टी का भाव ऊपर जाएगा। यही शेयरों की कीमतें नीचे जाएगी तो निफ्टी का रेट नीचे जाएगा। इससे आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी कंपनियां मार्केट में मूव करती है, तभी मार्केट का जो निफ्टी 50 का हम रेट देखते हैं वो मूव होता है। अब हम बात करते हैं भारत के सबसे बड़े कॉरपोरेट समूह में कौन कौन आते हैं। भारत के सबसे बड़े समूह के रूप में जाना जाता है टाटा ग्रुप, रतन टाटा, रिलायंस, मुकेश अंबानी जी, HDFC ग्रुप, अदानी ग्रुप, बजाज ग्रुप, ICICI ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप, महिंद्रा ग्रुप, जिंदाल ग्रुप। यह ग्रुपों की कंपनियां भारत में कारोबार करती है, नेशन को बिल्डअप करने का काम करती है। अगर हम टाटा ग्रुप की मार्केट कैप की बात करते हैं तो वो है 23.6 लाख करोड़ के आसपास और 29 पब्लिक लिमिटेड कंपनियां
ये लिस्टेड है और यही कंपनियां दूसरी कंपनियों में भी इन्वेस्ट करती है। अब मैं ये समझ रहा हूँ कि आपको मेरी कई बात समझ में आ रही होगी। भारत का और ग्लोबल स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है और भारत का शेयर बाजार भी कैसे काम करता है, वो आपको समझ में आ चुका होगा। अब बात करें कि भारतीय कंपनियों को 3 हिस्से में मोटा मोटी बांटा गया है। 1 नंबर से लेके 100 नंबर तक की कंपनियों को लार्ज कैप कंपनियां कहते हैं। 101 से लेके 250 तक की कंपनियों को मिड कैप कंपनियां कहते हैं। 251 से नीचे की कंपनियों को हम स्मॉल कैप कंपनियों के रूप में मानते हैं। ये क्लासिफिकेशन करने का उद्देश्य यही है कि म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनियां अपने फंडों को उसी हिसाब से बनाए और निवेशकों को उसी हिसाब से समझाए। अब बात करते हैं कि कंपनियों के अंदर 80% से ज़्यादा प्रमोटर का हिस्सा होता है, वह कंपनियों के शेयर ज़्यादा मूवमेंट नहीं करते। लेकिन जिस कंपनियों के अंदर म्यूचुअल फंड हाउस, एफआईआई, डीआईआई, रिटेलर का हिस्सा सबसे ज़्यादा होता है, वो कंपनियां सबसे ज़्यादा मूवमेंट्स करती है, उसके अंदर रिटर्न्स आने के चांसेस भी सबसे ज़्यादा रहते हैं। भारत के अंदर 800 से ज़्यादा ऐसी कंपनियां हैं जहाँ पर बाय और सेल सबसे फास्ट होता है और जहाँ पर एंट्री लेने के बाद निकलने के चांसेस भी बहुत अच्छे और फास्ट रहते हैं। इसीलिए माना जाता है कि उन्हीं कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट करने से हमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट होने के चांसेस रहते हैं। भारत के अंदर काफ़ी कंपनियां ऐसी भी है जिसका कोई प्रमोटर नहीं है, जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एमसीएक्स वगैरह, जिसमें म्यूचुअल फंड, एफआईआई, डीआईआई का हिस्सा ज़्यादा होता है। कंपनियां अच्छे से काम करती है, वहीं लोग उसी को चलाते हैं। मैंने आपको समझाने की कोशिश की, आपको नॉलेज इससे बड़ा होगा स्टॉक मार्केट के बारे में, स्टॉक मार्केट के इतिहास को आप समझे होंगे। और पूरा इतिहास हम कवर इस छोटी सी वीडियो में नहीं कर सकते, लेकिन हमने एक छोटा सा प्रयास किया है। आप मेरी कोई गलती हुई हो तो छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना। नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे इन्वेस्टमेंट, और जो इन्वेस्ट करना चाहता है उसके मूलभूत व्यक्तित्व को कैसे वो परखे और कहाँ पर वो इन्वेस्ट करे जिससे उसको लॉन्ग टर्म्स और शॉर्ट टर्म्स में ज़्यादा बेनिफिट मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।